एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में। जो हमारी ये लास्ट वीडियो लेक्चर था तो 1773 से लेकर के 1844 तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। रिवीजन के लिए सबसे पहले हमने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773-1785 जिनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93, उसके बाद सर जॉन शोर 1793-98, लॉर्ड वेलेस्ली 1798-1805, सर जॉर्ज बार्लो 1805-1807, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807-1813, लॉर्ड एमहर्स्ट से पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-1823, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823-1828, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, लॉर्ड मेटकॉफ 1835-36, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 और लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज मैं शुरू करूँगा 1844 से आगे। अगर बात की जाए 1833 से जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम भी दिया गया। अब मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा 1844 से 1848 तक। 1844 से 1848 तक सबसे पहले हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट आए। इनके कार्यकाल में फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हुआ। फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध 1846 में लाहौर की संधि हुई। 1846 के साथ ही ये समाप्त हुआ। इन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया और नरबली पर रोक लगा दी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1846 की जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जैसे 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु होगी, तो उसके बाद पंजाब का जो ये सिख साम्राज्य था वो टूट गया और 1846 में जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध है, इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डलहौजी की लैप्स की नीति रही, जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ। इसी दौरान द्वितीय एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में हुआ और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत से ही पंजाब का जो एरिया है ये कंपनी साम्राज्य में मिला दिया गया। इसी दौरान जो लॉर्ड डलहौजी ने निचले बर्मा और पेगू का अधिग्रहण किया 1852 में। व्यक्तिगत सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सर्वप्रथम सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 इनका व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय कर दिया गया। अवध की अगर बात की जाए, अवध 1856, अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। व्यक्तिगत के सिद्धांत की बात यदि मैं कहूँगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर किसी राज्य में किसी राजा के अपने कोई संतान नहीं है तो एडॉप्टेड सन या किसी दूसरे को राजगद्दी नहीं दी जा सकती है। ब्रिटिशर्स उस एरिया को अपने अंडर कर लेंगे। इस नीति के तहत जो ये सारे राज्यों विलय नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए गए। इसमें सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856 ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में अगर बात की जाए या तो कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, कई बार इसका डेट पूछी जाती है कि कौन सा एरिया कब कैप्चर किया गया। हिमाचल प्रदेश का भी एक क्षेत्र था, ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये हिमाचल प्रदेश का बघाट एरिया था। वेरी इंपॉर्टेंट
आजकल ये पार्ट है सोलन का, इसे भी ब्रिटिशर्स द्वारा विलय की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, अगेन इम्पोर्टेंट, हमने भी डिस्कस किया था चार्ल्स डिस्पैच, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक सुधार के लिए प्रभावी कदम साबित हुआ। इसके बाद रेलवे माइन्यूट 1853, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेलवे कब चली, तो 1853 में। ये जो रूट था ये मुंबई से थाने तक चली थी। फर्स्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856, अगेन इम्पॉर्टेंट, जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट था 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से हुआ। ये भी इन्हीं के दौरान में पारित किया गया। और पेशवा पेंशन की समाप्ति 1853 में कर दी गई। कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पे कंफ्यूजिंग कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ या डलहौजी के, तो यहाँ क्लियर है, ये पहले डलहौजी के कार्यकाल में हुआ, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने अपना कार्यभार संभाला। तो लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए, लॉर्ड कैनिंग के 2 टेन्योर माने जाते हैं। एक टेन्योर उनका एज अ गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, और एक टेन्योर उनका एज अ वाइस रॉय, यहाँ जब 1858 में हुए वाइस रॉय के पद पर तैनात हुए। लॉर्ड कैनिंग 1856-1857 में, सबसे पहले 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 का विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही लड़ा गया। बात की जाए 1858 से 1862 तक, जो उनका दूसरा पीरियड था। फिर गवर्नर जनरल का जो पोस्ट थी ये वाइसरॉय के रूप में तब्दील कर दी गई। बात की जाए ये 1858 में जैसे ही ब्रिटिशर्स की 1857 की क्रांति में विजय हुई, तो शासन ब्रिटिश सत्ता के हाथों में डायरेक्ट चली गई। फिर से मैं बात करूंगा, अगर बात की जाए 1757 टू 1857, जो भारतवर्ष का कार्यकाल था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय चुने जाते थे जब तक 1857 तक। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, 1858 में जो भारतवर्ष की इसमें हार हुई, तो जो प्रशासन है ये सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। इसी दौरान श्वेत विद्रोह हुआ, वाइट म्यूटिनी हुई। ऑल्दो हमने वाइट म्यूटिनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। ये विद्रोह इसलिए था कि जो भी कंपनी के अधीन सेना थी और आर्मी की जो सेना थी, अगर उन्हें भारत से बाहर युद्ध करने के लिए जाना होता था तो उन्हें स्पेशल भत्ता मिलता था। लेकिन जैसे ही क्वीन आर्मी के अंडर आ गई, जो आर्मी जो है क्वीन के अंडर आ गई, तो ऐसे में जब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो अगर बाहर लड़ाई करने जाएंगे भारत से बाहर, तो उन्हें इस प्रकार का कोई भत्ता या मानदेय दे नहीं था। ऐसे में इन्होंने विद्रोह किया। इसे वाइट म्यूटिनी या श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान इनके लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861 पारित की गई। ये जो कानून बने, भारतीय शासन अधिनियम 1861 भी इन्हीं के दौरान शुरू हुआ। और पुलिस विभाग का गठन भी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉर्ड एल्गिन, इनका कार्यकाल 1862 से 1863 रहा। इन्हीं के कार्यकाल में बहावी आंदोलन, जिसमें कबायलियों का दमन कर दिया गया। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864-1869, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दौरान 1864 में ब्रिटिशर्स की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला घोषित की गई। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भूटान युद्ध 1865, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मेयो
1869, 1872 इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इन्होंने ही कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की और केंद्र व प्रांत के मध्य राजस्व बंटवारे की नई नीति की शुरुआत की गई। अगेन इम्पोर्टेंट, और अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट में अभी चला है। जो जनगणना की बात की जाए तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जनगणना के लिए तारीख तय कर दी है। ये 2 फेज़ किया, हाउस लिस्टिंग और दूसरा फिर जनगणना शुरू होगी। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में ये 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो भारतवर्ष में 1 मार्च 2027 से, हिमाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर 2026 से और भारतवर्ष में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जनगणना के जो बैकग्राउंड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्वप्रथम हमारी जो अनियमित जनगणना हुई वो हुई थी शुरू 1872 में। फिर 1881 से निरंतर जो जनगणना की बात की जाए दशकीय जनगणना शुरू हुई। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना और राज्य में रेलवे की शुरुआत। यहाँ 1871 लिखा है लेकिन ये 1872 है क्योंकि 1881 से फिर नियमित जनगणना शुरू हुई थी। इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा और मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँगा। 1872 उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक, इन्हीं के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा हुई और पंजाब में कुगा आंदोलन इन्हीं के दौरान शुरू हुआ। 1876-1880 लॉर्ड लिटन, 1876 से 78 तक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा मद्रास, बम्बई और मैसूर में। रिचल स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई 1878 में। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 जिसके तहत ब्रिटेन की महारानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई, महारानी विक्टोरिया थी। इसके बाद 1878 अगेन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो सेगमेंट है इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी, चाहे बात की जाए 1876 से 78 तक दुर्भिक्ष की या स्ट्रेची आयोग, अकाल आयोग की, महारानी को केसरा हिंद की उपाधि देने की, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की। इन्हें कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है, क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। तो ऐसे में ये जो सेक्शन है 1872 से लेकर 1888 तक, 88 तक का कार्यकाल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके बाद के ऑल इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ऐसी घटनाएं हुई है जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। द्वितीय अफगान युद्ध 1878-80 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आर्म्स एक्ट 1878 भी इन्हीं के कार्यकाल में पास किया गया। लॉर्ड रिपन अगेन इम्पोर्टेंट 1880-84 इन्हीं के कार्यकाल में। फैक्ट्री अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1881, इलवर्ट बिल 1884 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया 1882 में। लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और हंटर आयोग 1882 भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। लॉर्ड डफरिन 1884-88 अगेन इम्पोर्टेंट, इनके कार्यकाल में तृतीय वर्मा युद्ध हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। अगेन इम्पोर्टेंट, ए.ओ. ह्यूम। कारखाना अधिनियम, उसके बाद हमारे लॉर्ड लैंसडाउन 1888-1894 इनके कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1891 बना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पास किया गया। सिविल सेवा का वर्गीकरण किया गया। डूरंड रेखा का निर्धारण, ये एक मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा गया है। डूरंड रेखा जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, यही भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण था। इनके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 इनके कार्यकाल में पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ और चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई।
1999 से 1905 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग और 1904 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल विभाजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ। करजन किचनर विवाद इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन 1904 इनके कार्यकाल में भेजा गया। और इसके बाद बात आती है लॉर्ड मिंटो सेकंड की, 1905-1910 तक रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1907 में सूरत फूट और इन्हीं के समय में 1906 में आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बात आती है लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहे। इसी दौरान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और इन्हीं के कार्यकाल में हिंदू महासभा का गठन 1915 में मालवीय जी द्वारा किया गया और जॉर्ज पंचम 1911 में अपनी यात्रा के दौरान भारत आए। तो ये था 1844 से लेकर के 1916 तक का टाइम पीरियड। 1916 तक में अभी लखनऊ समझौता, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट गवर्नर और गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो थे, जो वाइसरॉय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने उनको डिस्कस किया। इस सीरीज़ का नेक्स्ट और लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनका डिस्कस करेंगे और एक कालक्रम जो आधुनिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं और आपको लगता है कि इसमें क्वालिटी मटेरियल प्रोड्यूस किया जा रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।